आज आपको कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समझाऊंगी, तो आप उसे देखें कि उसे समझे कैसे। तो आप ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है इसमें समझे कि वर्ग क्या है और वर्ग संघर्ष क्या है, ठीक। और तो जब आप ये दोनों बातें समझ जाओगे तो आपको ये बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खीम और मैक्स वेबर ये क्लासिकल थिंकर माने जाते हैं। ध्यान से सुने बाबू, क्वेश्चन भी आ चुका है ये कि निम्न में से क्लासिकल थिंकर कौन है। कभी मार्क्स ने अपने आप को समाजशास्त्री होने का दावा नहीं किया है। तो आप कहोगे जब वो समाजशास्त्री नहीं थे तो हम उनको क्यों पढ़ते हैं। तो मार्क्स को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मार्क्स ने सोसाइटी के बारे में लिखा और उनके विचार इतने गहरे संबंधित थे हमारे समाज से कि उनको समाजशास्त्री की कैटेगरी में ला खड़ा किया। जब आप किसी थिंकर को पढ़ते हो तो आपको दो बातें देखनी चाहिए। कोई भी थिंकर आप पढ़ते हो तो आपको सोशोलॉजी का जो थिंकर पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे दो क्वेश्चंस आप देखेंगे, उन दो नज़रिए। जैसे समाज के बारे में इनका क्या नज़रिया है, मतलब थिंकर ने समाज के बारे में क्या कहा है, और नंबर दूसरा समाज शास्त्र के बारे में उसने क्या कहा है। को पहला क्वेश्चन है समाज के बारे में उसने क्या कहा है। तो जो देखो तो जो काम होता है उसको देखने का सबका नज़रिया अलग होता है। देखो आप एक एग्जाम्पल लो और ये एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में लेकर देखना कि कहीं पर भी आप कभी भी कहीं भी देख लेना। ये नहीं कि आप यही एग्जाम्पल लो, मैं अपनी तरफ से समझाने के लिए बोल रही हूँ आपको, जैसे आपकी समझ में आ जाए। जैसे आप अगर मैच देख रहे हो और कोई कैच छूट जाए तो बहस शुरू हो जाती है। कोई कहता है दूर था, कोई कहता है डाई मारता तो पकड़ लेता, कोई कहता है जानबूझकर छोड़ा है। मतलब चाहे सारे ही ये बहस ना करें, बहस ना हो या कुछ हो, लेकिन एक किसी कोई और एग्जाम्पल लेके देख ले आप बाबू, जैसे भी आपको क्लियर लगे कि किसी चीज़ को आप कैसे देखते हो, दूसरा कोई कैसे देखता है। चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। लेकिन आप समझें कि जो है वो तो है, लेकिन आप उसको देखने का नज़रिया क्या है। यही है कि आप समाज तो है, लेकिन उसको किस थिंकर ने कैसे देखा। अब आप मैच का एग्जाम्पल ना ले, आप कपड़ों का, बालों की कटिंग का एग्जाम्पल ले ले। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है, ये सब वे बात है। अब मार्क्स को लेते हैं। अब अपने घर में भी देख लेना कि एक ही मत पे सभी आदमी नहीं सहमत हो पाते हैं। तो कभी कभी होता है ऐसा कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बात वही है लेकिन नज़रिया अलग अलग है। कोई सही बताता है, कोई गलत बताता है। तो देखें मैं कहाँ थी, ये था कि किस थिंकर ने कैसे देखा। अब मार्क्स को लेते हैं। इन्होंने समाज के बारे में क्या कहा। जैसा कि बता चुकी हूँ कि वो एक समाजशास्त्री नहीं थे। उन्होंने पूरे समाज के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि समाज के एक महत्वपूर्ण अंग इकोनॉमी के बारे में कहा। इन्होंने समाज के सभी अंगों में से इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया है। देखो ध्यान दे, अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया है। मार्क्स का कहना था कि समाज के सभी अंगों को इकोनॉमी ही निर्धारित करती है। तो इनके लिए कि समाज सबका बेस है, आधार है, और सभी जो आपकी सामाजिक संरचनाएं और कुछ है वो उस पर टिकी हुई है। जैसा आपका अर्थव्यवस्था होगी वैसा आपका समाज होगा। अब इनका पूरा ही अध्ययन आर्थिक व्यवस्था पर फोकस है। इसका इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस किया है, मतलब इन्होंने संघर्ष के पर्सपेक्टिव से उसे देखा है, यानी उसमें कमियां बताई है। देखो क्रिएटिव एनालिसिस मतलब कमियां बताना कि इस काम में ये कमी है, मतलब भाई आपके फला चीज़ में फला कमी है, तुम्हारे बैठने में कमी है, सही से ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने में कमी है। अच्छा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऐसे पढ़ो, ये तरीका बेहतर है, वो ख़राब है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऐसे पढ़ो, वो तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का तरीका है। आपके कपड़े सही नहीं हैं, बेहतर कपड़े ऐसे पहनो, ये पहनो, मतलब एक चीज़ में कमी निकालना और उसका विकल्प भी देना। क्रिटिकल जो विचारक होते हैं वो एक रूपरेखा बताते हैं कि ऐसे सही नहीं, ऐसे करो ये सही नहीं है, आप ऐसे छोड़ दो और ये वाला करो ये सही है। ये एक होता है क्रिटिकल विचारक जो होता है। तो देखें, आइए समझे कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का, जो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। कोई भी थिंकर पढ़ो तो आप उसके नज़रिए से देखो। तो देखो अब मार्क्स के लिए वर्ग क्या है, आप पढ़ोगे कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इसके लिए कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग क्या है।
आप दो चीज़ों को समझो, आपको मार्क्स का सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। देखो, वर्ग और वर्ग संघर्ष, तो आप एक पहले वर्ग समझे। देखिए बाबू, कहीं भी देखो आपको वर्ग ही वर्ग नजर आएंगे। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, एक धर्म के लोग धार्मिक वर्ग, एक समाज के लोग सामाजिक, किसी विशेष परिस्थिति से जुड़ा हुआ विशेष वर्ग। लेकिन मार्क्स के लिए वर्ग सिर्फ आर्थिक ही हैं, क्योंकि मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण किया। मार्क्स के अनुसार वर्ग उत्पादन की क्रिया के आधार पर विकसित होते हैं। देखो, वर्ग उत्पादन की क्रिया के आधार पर विकसित होते हैं। ऐसी ऐसी जगह से ही क्वेश्चंस बनते हैं। उत्पादन की क्रिया मार्क्स ने की है, आर्थिक आधार मार्क्स ने बताया है। सबने अपने, जैसे ही आपका संघर्ष है, ये संघर्ष के जो है इनके सबका अलग अलग नज़रिया है कि किस नज़रिए से उन्होंने इस संघर्ष की व्याख्या की है। जैसे आदिम काल में कोई वर्ग नहीं था, क्योंकि प्रकृति पर सबका अधिकार था। वो लोग शिकार किया करते और खा लिया करते। फिर आदमी ने घर में रहना शुरू किया, फिर उसने संपत्ति इकट्ठी करनी शुरू की। तो जब संपत्ति इकट्ठी शुरू की और घर में रहा तो श्रम विभाजन हुआ। श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा, कि आप ये काम करो, मैं ये करूँगा, हमारा ये काम ऐसे होगा। फिर जो संपत्ति थी वो कम ज़्यादा होने लगी, तो जो धनी हुए उनकी इज्जत बढ़ने लगी, तो वो अपनी इज्जत को और बढ़ाने के लिए आपस में युद्ध करने लगे, जिससे जो युद्ध में जो कैदी होते थे, जो युद्ध हार जाते थे और वो कैद करके लाए जाते थे, उनको दास बनाया जाने लगा। तो इस आर्थिक स्थिति के कारण ही एक नए युग का जन्म हुआ, तो जिसमें जिसे दास युग बोलते हैं, जिसमें दास और मालिक दो वर्ग अस्तित्व में है। अब देखें इसका कारण क्या था, आर्थिक। फिर आगे चले, मालिक दासों का शोषण करते थे। मार्क्स कहते हैं जब शोषण बढ़ता है तो शोषित वर्ग में वर्ग चेतना उत्पन्न होती है। अब मार्क्स के लिए वर्ग चेतना क्या है, अब आप इस वर्ग चेतना को समझें। तो मार्क्स के नज़रिए से वर्ग चेतना है, थोड़े जल्दी समझाती हूँ। मार्क्स के नज़रिए से वर्ग चेतना है शोषित वर्ग का अपने हितों के लिए जागरूक हो जाना, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना, संगठित हो जाना उनका आपस में। तो यहाँ पर ध्यान दें, मार्क्स ने द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत यूज़ किया है। अब ये जो द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत है, ये मार्क्स ने हीगल से लिया था। ये मार्क्स जो थे आपके, ये हीगल से प्रभावित भी थे और उनके आलोचक भी थे, कटु आलोचक थे। मतलब कि अब देखो कैसे उनसे प्रभावित थे, इन्होंने उनका सिद्धांत लिया है, सिद्धांत यूज़ किया है और उनकी आलोचना की है। तो ये उनके आलोचक भी थे और उनका सिद्धांत यूज़ किया है, तो उनसे प्रभावित भी थे। अब द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत यूज़ किया है। अब आप ये सोचो, ये द्वंद्वात्मकता क्या होता है, ऐसे सोचो और समझो बाबू। तो द्वंद्वात्मकता में तीन वर्ड हैं सॉरी। तो आप ये देख लेना, ये तीन वर्ड कैसे हैं। एक अभिधारणा है, एक प्रतिस्थापना है, एक संश्लेषण है, इनसे बनता है ये। तो आपको वाद विवाद प्रतिवाद, देखो मैं ऑब्जेक्टिव समझा रही हूँ तो ये वर्ड के हिसाब से भी समझा दूँगी। वाद प्रतिवाद संवाद ये आ जाए कि ये किसके हैं, क्वेश्चन बन जाए। तो देखो, अभिधारणा, वाद, प्रतिस्थापना, प्रतिवाद, संश्लेषण, संवाद। अभिधारणा है जो अभी सत्य है, कि जो अभी है। प्रतिस्थापना है इसका उल्टा, कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। और संश्लेषण है फिर सामंजस्य बिठा लेना। संश्लेषण बोलते हैं सामंजस्य को। सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट हो जाना। अब एडजस्टमेंट मतलब जो नया सत्य बताया, पहले आपका एक सत्य था, फिर आपको दूसरा बताया गया कि नहीं वो गलत था, ये सही है। फिर आपने चलो ठीक है यही सही है, फिर आपने उसको सत्य मान लिया। फिर आपका वर्तमान सत्य वो हो गया जो आपका संश्लेषण था, तो वो क्या हुआ, वो आपका वाद हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नया वाद होता है ये पिछले वाद से बेहतर होता है। तो पहले वाले से बेहतर होता है ये वाद, लेकिन ये जो आपका संश्लेषण है जो ये फिर से वाद बन जाता है। फिर इस वाद का एक और प्रतिवाद होता है, फिर एक और संश्लेषण होता है, फिर वो संश्लेषण वाद बनता है, फिर प्रतिवाद होता है, फिर संश्लेषण, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो ये है द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत और ये सब जगह चलता है, ये वाला द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत। पहले हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, फिर वो बुरी लगने लगती है, फिर जो हमें दूसरे वाली अच्छी लगने लगती है कि नहीं ये बुरी है, ये वाली अच्छी है। फिर हम उस अच्छी को लेते हैं, फिर हम उससे एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि ये अच्छी है। थोड़े दिन बाद हमें वो भी बुरी लगने लगती है कि नहीं ये नहीं, ये तो हमारा वर्तमान सत्य वाली बात हो जाती है। ये नहीं अच्छी है, दूसरी अच्छी है, ऐसे वो फिर वो आपकी ऐसे चलती रहती है। तो ऐसे ही परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो लेकिन जो नया वाद बनता है वो पहले से बेहतर स्थिति में होता है। तो मैं बात कर रही थी कि दो वर्ग हुए, एक दास और एक मालिक। फिर दासों में वर्ग चेतना हुई तो उन्होंने विरोध किया, क्रांति वगैरह हुई।
तो फिर आगे समझे आप, उत्पादन की एशियाई पद्धति, इसमें भी 2 वर्ग हुए, राज्य दूसरा कृषक। जब मैं आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत पढ़ाऊंगी तो फिर डिटेल से बताऊंगी ये सब, कि दास वाले, उत्पादन की एशियाई पद्धति, सामंती युग, ये सब क्या क्या है, पूंजीवादी युग, ये सब बताऊंगी। अभी आप संघर्ष का सिद्धांत पढ़ रहे हो, तो जब आपको पढ़ाया जाएगा तो फिर सब कुछ बताया जाएगा। सामंत युग, तो इसमें भी 2 वर्ग हुए थे, सामंत और किसान। सामंत शोषक और किसान शोषित। सामंत खेतों के मालिक थे, लेकिन काम खेतों के में किसान करते थे और उपज का ज़्यादा हिस्सा सामंत रखते थे। किसान को सिर्फ खर्च जितना मिलता था। तो इस युग में भी वर्ग के उदय का कारण आर्थिक ही है। फिर पूंजीवाद आया। मार्क्स के अनुसार इसमें भी 2 वर्ग हुए, एक शोषक, दूसरा शोषित। शोषक पूंजीपति वर्ग, जिसका उद्योग के साथ साथ मार्क्स कहते हैं कि राज्य पर भी नियंत्रण था। यहाँ भी वर्ग आर्थिक कारण से ही है। तो आप समझ गए होंगे कि मार्क्स के लिए वर्ग आर्थिक आधार पर बने वर्ग हैं। मालिक और मजदूर के वर्ग हैं, एक दूसरे में, एक वर्ग में मालिक मालिक और दूसरे में मजदूर मजदूर, मतलब वो वर्ग जो हैं, जो इस टाइप के वर्ग हैं कि मालिक मालिक एक साइड है और मजदूर मजदूर एक साइड है। ये इस शोषक और शोषित के जो वर्ग हैं, इनके आधार पर समझे आप कि ये है मार्क्स के लिए वर्ग। ये निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग या धार्मिक वर्ग, ये नहीं है मार्क्स के लिए वर्ग। तो आप मार्क्स का लिए जब वर्ग की बात आए तो आप समझे कि क्या वर्ग है, और आपके इसमें वर्ग का लेसन भी है आपके सिलेबस में, तो वहाँ पर आप वर्ग को और तरीके से समझोगे। ठीक है, जब मार्क्स के लिए बात आएगी तो आप ऐसे समझोगे कि आर्थिक आधार पर बने हुए वर्ग। तो अब आप वर्ग समझ गए, तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? वर्ग तो समझ गए हम, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है बाबू? मार्क्स के अनुसार मानव समाज का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये 2 बातें आप याद रखें, मानव समाज का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है, आज तक प्रत्येक शोषक और शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित रहा। ठीक, आज तक प्रत्येक समाज शोषक तथा शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित रहा। ठीक, ये क्वेश्चंस बनते हैं कि कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, तो ये आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है। मार्क्स के इन कथन का तात्पर्य क्या है? देखो समझो, मार्क्स के इस कथन से ये मतलब है कि संघर्ष होता रहा और इतिहास में नए तरीके के वर्गों का उदय होता रहा, तो ये वर्ग संघर्ष का इतिहास हुआ। जैसे अभी आपने देखा कैसे मालिक दास से सामंत किसान हो गए, सामंत किसान से पूंजीपति श्रमिक हो गए, ऐसे होते रहे। जब दासों में वर्ग चेतना का उदय हुआ, तो वर्ग चेतना में आपको बता चुकी हूँ वर्ग चेतना क्या है, ये मैंने समझा दिया है आपको। तो दासों ने विद्रोह किया और उस व्यवस्था का अंत हो गया। फिर सामंत और किसान होने लगे, तो जब शोषण बढ़ा तो किसानों ने विरोध किया और सामंती व्यवस्था खत्म हो गई। फिर पूंजीवादी व्यवस्था आई। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी में भी 2 वर्ग हैं, पूंजीपति और श्रमिक। फिर श्रमिक जागरूक होंगे और वर्ग चेतना जागेगी और इस व्यवस्था का भी अंत हो जाएगा और अंत में साम्यवाद आएगा। तो साम्यवाद क्या है फिर बताऊंगी। बाबू ये साम्यवाद क्या है सब कुछ आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए, डिटेल से समझना चाहिए। ऐसे ही समझा फिर वहाँ पर क्वेश्चन आ गया और आप फंस गए, तो ठीक है, आपको डिटेल से समझना चाहिए। अभी आप वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही होना चाहिए। अब देखो ये क्या है, ये इसके क्या नियम है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ये ऐतिहासिक भौतिकवाद, एक और है उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद, उसकी ही उपसिद्धि है और साथ ही ये मतलब उसी का ही थोड़ा सिद्ध किया हुआ है उसी बात को, और साथ ही अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की भी अनुकूल है कि उससे भी सामंजस्य। 3 सिद्धांत आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। आप ये समझ ले 3 सिद्धांत एक सेम से ही हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि सदैव ही 2 वर्ग रहे हैं आर्थिक वर्ग, मार्क्स के अनुसार, मार्क्स के नज़रिए से देखें सदैव ही समाज में 2 आर्थिक वर्ग रहे हैं और दोनों ही में विरोध रहा है आपस में। तो जिनमें एक वर्ग है जिसके पास उत्पादन के जो साधन हैं उनका वो मालिक है, उसका स्वामित्व है उसके पास। दूसरा वे वर्ग जो केवल शारीरिक श्रम करता है। ये पहला जो वर्ग है सदैव ही दूसरे वर्ग का शोषण करता रहा है। आपने देखा कि दास मालिक में भी दास का शोषण होता रहा है, फिर किसान सामंत में भी किसानों का शोषण होता रहा है। ऐसे मतलब हर
वर्ग में ये सदैव ही पहले वाला जो वर्ग है, जो उत्पादन के साधनों पर, जो उत्पादन के साधन है उन पे जो मालिक होता है उनका, उन पे जो स्वामित्व रखता है, वो दूसरे वर्ग का शोषण करता रहता है। समाज के जो शोषक और शोषित दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहे, इनमें हमेशा लड़ाई ही रही है, इनमें समझौता कभी संभव ही नहीं हुआ है, इनमें कभी समझौता संभव नहीं देखा गया है। मार्क्स ने बताया कि हमेशा इनमें झगड़ा रहा है। तो ये जो आपका झगड़ा, ये संघर्ष है, और वो वर्ग जो आपस में झगड़ रहे हैं, वो वर्ग आप समझ गए हो कि उन वर्गों का संघर्ष मतलब उन वर्गों का आपस में झगड़ना, तो यानी कि विरोध करना एक दूसरे का, ये है वर्ग संघर्ष। अब इस वर्ग संघर्ष में भी है एक ये कि फिर क्रांति होती है, तो वो है मार्क्सी क्रांति का सिद्धांत कि जब ये जो संघर्ष बढ़ जाता है और शोषण बढ़ जाता है, तो फिर उस शोषण के खिलाफ जो आवाज़ उठती है और वो तीव्र रूप धारण करती है और फिर क्रांति होती है, क्योंकि जब शोषण बढ़ता है तो तब क्रांति होती है। तो वो है आप मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत। ठीक, तो आप समझ गए कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। दो वर्गों का आपस में, दो वर्ग हैं जो आपस में संघर्ष करते रहते हैं, ये है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दो वर्ग क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। एक पूंजीपति एक वो जो उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखते हैं और एक जो अपना श्रम बेचते हैं। तो ये जो आपका झगड़ा, ये संघर्ष है, और वो वर्ग जो आपस में झगड़ रहे हैं, वो वर्ग आप समझ गए हो कि उन वर्गों का संघर्ष मतलब उन वर्गों का आपस में झगड़ना, तो यानी कि विरोध करना एक दूसरे का, ये है वर्ग संघर्ष। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको पूरी ही सोशियोलॉजी को कवर कराऊंगी। और तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर पहले वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं तो पूरा ही पढ़ाऊंगी आपको जिस टॉपिक पर जल्दी वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी, अगर हुआ तो मैं आपके लिए उससे पहले बना दूँगी उसके लिए वीडियो। ठीक।